डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम फिर चित्रकला की बात करेंगे। हमने चित्रकला से संबंधित फर्स्ट लेसन की शुरुआत की थी और फर्स्ट लेसन के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसके अंदर जो आदि मानव है उसने किन किन जगहों पर किस प्रकार के चित्र बनाए थे और किस प्रकार के चित्रों में किस प्रकार की विशेषता थी। तो हमने देखा कि कलर भी उन्होंने कोई ख़ास अलग अलग कलर नहीं भरे। अगर हम प्रमुख कलर की बात करें तो हमको सफ़ेद, लाल और काला, उन कलर को हमको बात हम उनके बारे में कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर जो चित्र देखे थे उसके अंदर हमने सांड, हाथी, भेड़, बकरी, ऐसे हमने चित्र की बात की थी। हमने जहाँ पढ़ लिया उसके आगे हम पढ़ते हैं और आप लिखने का भी काम करेंगे व्यवस्थित रूप से। तो आगे बात करते हैं। लिखा है परंतु, किताब में ध्यान देंगे सभी बच्चे। लिखा है परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले। सबसे बढ़िया चित्र और सबसे अधिक हमें एमपी में मिलते हैं, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। आपको मेरे हिसाब से एक गुफा दिखाई दे रही ना, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं जहाँ पर खूब बहुत सारे, और कहते हैं कि लगभग वहाँ पर 500 से भी अधिक गुफाएं मिली हैं इस भीमबेटका में। और उन गुफाओं में अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए आदि मानव के समय के, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें यूपी में भी आदि मानव की गुफाएं मिली और वहाँ चित्र मिले। यूपी के अंदर जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इस प्रकार के हमें चित्र मिलते हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएँ पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेष से भरी है। ये जो पहाड़ियाँ हमको मिली हैं कैमूर के अंदर यूपी में, वो किस काल की मानी जाती हैं? तो वो पूरा पाषाण काल की मानी जाती हैं और मध्य पाषाण काल की। हमने पाषाण काल की बात की थी, प्रागैतिहासिक काल जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। एक तो उसके समय की है, एक उसके बाद में जो मध्य पाषाण काल था उसकी बात की है। ठीक है। वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदरों की बहुतायत है। ये जो गुफाएं हैं जहाँ पर गहरी गहरी खायों के रूप में जो गुफाएं हैं, कंदराएँ हो गई, जंगल भी हैं, जंगली पौधे, फल, जलधाराएं झरनों के रूप में हमको वहाँ दिखाई देती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। ये जो गुफाएं हैं जहाँ पर इस प्रकार की हमको विशेषता नज़र आती है, वो उस समय जो पाषाण काल में जो आदि मानव रह रहा था उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी हमने बात की है। फिर आगे लिखा है वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड, चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त सहारा देते हैं। ये जो चट्टानी आवास है, मतलब जो गुफाएं हैं, जो प्राकृतिक शैलाश्रय हैं, गुफाओं में पत्थरों के बीच में जो, वो आदि मानव को वर्षा से, बिजली से, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती गर्मी या धूप, इनसे रक्षा करने के लिए इन गुफाओं का प्रयोग उन्होंने किया होगा अपने जीवन में, ऐसा हम समझ सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। भाई आदि मानव भी तो जंगलों में रहता था, उसके पास वो घर है, वो आवास के रूप में उनकी क्या थी? गुफाएं थी। क्या थी? गुफाएं थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, लिखा है इन सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। सबसे जो बढ़िया स्थल मैं बात कहूँ तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश के विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये सबसे बढ़िया स्थल है। ठीक है। और ये आपको जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, हेडलाइन, अब वो आपको हाईलाइट के रूप में जो दिखाई दे रही है वो लिखनी है अपनी कॉपी में। भीमबेटका मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसके दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो भीमबेटका है, अगर हम भीमबेटका की
स्थिति की बात करें कि आखिर भीमबेटका कहाँ है, तो जो एमपी है, मध्य प्रदेश से, उस मध्य प्रदेश की जो भोपाल कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ से भोपाल के दक्षिण में अगर 45 किलोमीटर की दूरी पर जाएं, कितने किलोमीटर पर, 45 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 वर्ग किलोमीटर नहीं, 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 जलाश्रय शेल्टर मौजूद हैं। मतलब इस प्रकार की जो गुफा है जिसके अंदर इस प्रकार हम आराम से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, पत्थरों का जो आश्रय है शैलों का, वो 800 है। और इसमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए गए हैं। ड्राइंग या पेंटिंग मिलती है इन जगहों पर, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि भीमबेटका कहाँ है, तो आप ये याद रखेंगे। और इसको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आपको अपने कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। और ये लाइन भी। अब देखो आगे, फिर लिखा है भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज है 1957-58 में डॉक्टर V.A. वाकणकर द्वारा की गई थी। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर जो V.A. उन साहब ने, वाकणकर साहब ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी 57-58 1900। तो ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनता है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो आप लिख सकते हो V.A. वाकणकर, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आगे ध्यान देंगे। और बाद में अन्य लिखा है अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनके द्वारा जो खोज की उनकी गुफाओं का अनुसरण किया है। जब सबसे पहले इन्होंने खोज कर ली वाकणकर ने, तो उसके बाद में जो भी अनुसंधान करता है, खोजकर्ता, उन्होंने भी इनके पीछे पीछे यहाँ जगह बिन खोजना शुरू कर दिया था। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। वाकणकर ये जो चित्र हैं इनके अध्ययन के लिए उन्होंने यहाँ पर आसपास में खोजबीन की, जंगलों और पहाड़ियों का सर्वेक्षण किया, देखा कि किस प्रकार आदि मानव का यहाँ जीवन था, किस प्रकार वो अपने जीवन में चित्रों का प्रयोग करता था। ये सारी बातें जानने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। यहाँ जो चित्र मिले हैं वो एक विषय के नहीं, बहुत विषयों के हैं, बहुत सारे। इनमें उस समय की रोज़मर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित हैं। भीमबेटका में जो हमको चित्र मिले हैं ना, वो जो आदि मानव था या वहाँ पर जो इंसान या जो मानव रह रहा था, वो अपने रोज़ जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं करता, उनके भी चित्र बने हैं। इसके अलावा वो धार्मिक और जो भव्य दृश्य हैं, बड़े बड़े दृश्य हैं, उनके भी चित्र मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये बात अपने कॉपी में नोट के रूप में लिखेंगे। जो आप नोट लिख रहे हैं उसमें आपको ये बात लिखनी है और याद करनी है। अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखो लिखा है, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, लिखा छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। ये चित्र हमको भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। शिकार का मतलब समझते हो, आखेट नृत्य करते हुए, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी करते हुए, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने वाले, शरीर को सजाते हुए, अलग वेश धारण किए हुए, छद्म वेश, अलग प्रकार का मुकुट लगाने वाले, इस प्रकार के यहाँ हमको चित्र मिले हैं। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है और उसको याद रखनी है। आगे लिखा है, भीमबेटका की जो शैल कला की शैली है और जो तकनीक और उनके आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा जाता है। मतलब जो चित्र हैं उस कला को, शैली को हम अलग अलग
तकनीक के रूप में अलग अलग आधार पर हम अलग अलग रूप में बांट सकते हैं। रेखा चित्रों और चित्रकार्यों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो चित्र ये मिले हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ मिली, हम इसको समय के आधार पर 7 अलग अलग समय में बांट सकते हैं। अब पहला जो काल है वो कौन सा है उसकी बात करते हैं। उससे पहले आपको एक चित्र देखना है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दर्शाया यहाँ है, तो आपको हाथी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मानव दिखाई दे रहे होंगे और इन हाथी पर भी जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये भीमबेटका की गुफाओं में हमें इस प्रकार के चित्र मिले हैं। तो हम आगे बात करते हैं। तो पहला जो काल है वो है उत्तर पूरा पाषाण युग। कौन सा है? उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। तो पहला जिसकी मैंने बात की है वह उत्तर पूरा पाषाण युग। दूसरा जो है वह है मध्य पाषाण युग। तीसरा है ताम्र पाषाण युग। तो ये 3 अलग अलग युग के चित्र हमको दिखाई देते हैं और 3 जो काला अवधियाँ हैं, काल की अवधियाँ हैं के बाद एक 4 ऐतिहासिक काला अवधियाँ आती हैं। फिर अलग अलग समय की भी अवधियाँ आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम केवल 3 की बात करेंगे। उसमें जो सबसे पहला है वह उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये आपको अपनी कॉपी में हेडिंग के रूप में भी लिखना है और याद भी करना है कि ये समय अवधि क्या था और इसमें कौन कौन सी बातें हमको नज़र आती हैं। अब इसको समझना है आपको कि आखिर ये क्या है, उत्तर पूरा पाषाण किस चीज़ को कहते हैं। ध्यान देंगे। लिखा है उत्तर पूरा पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। अगर हमने गुफाओं की बात की है तो गुफाओं में जो चित्र हमको मिले हैं और अगर वो हरी और विशेषकर गहरी लाल रेखाओं से अगर वो चित्र बने हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा पाषाण युग के चित्र हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियाँ हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सूरों के हैं, ठीक है। कुछ चित्र धवन चित्र, लिखा है वॉश पेंटिंग। वॉश पेंटिंग का मतलब ये होता है कि जो चित्र हैं उसके ऊपर पानी भी लगा हुआ है, पानी का यूज करके, पानी से साफ करके हाँ वो बनाए गए हैं, पानी का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के। हाँ, दरअसल हम इसके आगे और भी बात विस्तार से करेंगे, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। अब देखो, मैंने जो गुफाएं आपको बताई हैं, गुफाओं में जो हमको चित्र मिले हैं और मैं उन चित्रों को देखकर किस काल के बता सकता हूँ। तो अगर वो चित्र आपको हरे और लाल कलर के दिखाई दे तो वो इस युग के हैं, पूरा उत्तर पूरा युग के। पहली बात समझ में आ गई ना कि भाई अगर गुफा में आपको चित्र दिखाई दे रहा है और वो हरी कलर या गहरी लाल कलर से बने हुए, हरा कलर का प्रयोग करके हुए, तो मैं कह सकता हूँ वो उत्तर पाषाण काल का युग का है। इसमें कुछ तो मानव आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जानवरों के चित्र भी बने हुए हैं, ठीक है। और कुछ चित्र धवन चित्र यानी वॉश पेंटिंग के बने हुए हैं, जिनके ऊपर पानी का प्रयोग करते हुए साफ करने पर भी अगर हम बात करें तो वो नहीं जाते हैं इस प्रकार के। और अधिकांश चित्र हैं वो ज्यामितीय आकृतियों से बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात आप ये याद रखेंगे कि जो हरे चित्र हैं नर्तकों के नृत्य करते हुए, अरे जो व्यक्ति नृत्य कर रहे हो ना उनको नर्तक कहते हैं। तो नर्तकी और नर्तक, कोई अगर स्त्री नृत्य करते हैं उसको नर्तकी कहते हैं, कोई अगर पुरुष नृत्य करता है तो उसको नर्तक कहते हैं। तो हरे कलर के नर्तकों चित्र बने हैं और लाल कलर के हैं वो शिकारियों के। तो एक लाइन ये लिखनी है आपको और एक लाइन ये लिखनी है और 2 लाइनें ऊपर वाली लिखनी है। इसको याद रखना है कि उत्तर पाषाण युग में जो चित्र है उनकी क्या विशेषता थी, कैसे पता लगता है कि ये चित्र उत्तर पाषाण युग के चित्र हैं। मेरे हिसाब से उत्तर पूरा पाषाण युग के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
आगे आप ध्यान देंगे, लिखा है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड, उसकी बात करते हैं। मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के चित्र मिले हैं और इसमें विशेषता खूब सारी हैं, आपको याद करना है और पहले समझना है कि आखिर है क्या। चलो अपन एक एक बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है कि दूसरी काला अवधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। किस युग में सबसे अधिक चित्र मिले हैं? तो मध्य पाषाण युग में। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने 3 युग बताए हैं आपको कि उत्तर पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण और ताम्र पाषाण युग, ये 3 अलग अलग समय अवधि हैं जिसमें चित्र बने हैं, उसमें सबसे अधिक जो चित्र हैं वो किस युग में बने हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे जो अधिक है वो मध्य पाषाण युग में चित्र हमको नज़र आते हैं, उसमें मिले हैं। तो एक बात आपको ये लिखनी भी है नोट्स के रूप में। पहले आपको हेडिंग लिखनी है मध्य पाषाण युग, उसके बाद ये आपको एक लाइन उसमें लिखनी है। तो मेरे हिसाब से बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई कि किस युग में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इस अवधि में मध्य पाषाण युग में ऐसा नहीं कि एक विषय से संबंधित या केवल जानवरों के या शिकारी दृश्यों के चित्र मिले हैं, अलग अलग विषयों के भी चित्र मिले हैं। तो वो कौन कौन से उनकी बात करेंगे। मगर चित्रों का आकार छोटा होता गया। यहाँ चित्र हमको बड़े बड़े मिले थे, बड़े बड़े जानवरों के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो हमको चित्र मिले हैं उनका आकार कैसा हो गया था? छोटा हो गया था। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसके अलावा लिखा है कि इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या हो गई है। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई थी। शिकार के दृश्य सबसे प्रमुख रूप से बनाए हैं मध्य पाषाण युग में, ध्यान रखना है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, डंडे जानते हो ना, इस प्रकार के लकड़ी का कोई डंडा है और आगे से नुकीला है, और भाला जो कांटेदार है, तीर कमान, तीर बाण जिसको कहते हैं, लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। बहुत मोस्ट बात आपको याद रखनी है कि मध्य पाषाण युग के अंदर सबसे अधिक जो दृश्य हैं वो शिकार के दृश्य मिलते हैं। और अगर हम शिकार के दृश्यों की बात करें तो लोग समूह बनाकर, एक व्यक्ति शिकार नहीं कर रहे हैं, लोग झुंड में शिकार कर रहे हैं, और लोगों के हाथ में क्या दिखाई दे रहे हैं? भाले और नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर क्या कर रहे हैं? शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार के हमको चित्र मिले हैं, ये ध्यान रखना है। इन गुफाओं के अंदर कौन से काल में? मध्य पाषाण काल के अंदर। आगे देखिए, लिखा है कुछ चित्रों में आदि मानव को जाल फंदे लेकर गड्ढे आदि खोद कर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाए गए। ऐसे चित्र बने हैं जिसमें आदि मानव क्या कर रहे हैं? जाल बना करके ऐसे प्राकृतिक रस्सियाँ लेकर उनका जाल बनाते हुए गड्ढे खोद करके उसमें जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जंगल में जैसे हाथी को पकड़ना है मान लो, तो कैसे पकड़ेंगे? तो हाथी या किसी और जानवर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? आदि मानव खड्डा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके उसमें भ्रमित करते हैं और वहाँ जानवर क्या होते हैं? उसमें गिर जाते हैं। जैसे भाई जंगल है, ये धरातल है, तो इन्होंने यहाँ पर खड्डा खोद दिया, ठीक है। और गड्ढा खोदने के बाद में इसके ऊपर ऐसे जाली लगा दी और यहाँ पर हमको सूखे पत्ते डाल दिए, ऐसे भ्रमित कर दिया कि भाई ज़मीन समतल है, कुछ खड्डा वड्डा है नहीं, जबकि अंदर क्या है? खड्डा है। कोई हाथी उसके पीछे भागे। अब हाथी या किसी भी जानवर को क्या पीछे भागना, तो भी जानवर आगे भागेगा, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। वो घूमता घूमता वो इधर रास्ते में जाएगा और वो कोशिश करेंगे कि वो जानवर इस रास्ते में आ जाए, और वो जानवर दौड़ता हुआ जाएगा, इसके बीच में गिर जाएगा। ऐसे भी शेर को या और भी किसी जानवर को पकड़ने की कोशिश करते हुए इस प्रकार के चित्र हमको मिलते हैं। आगे लिखा है देखो, तो शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गए हैं। तो शिकारी जो शिकार कर रहे हैं उनके कपड़े कैसे हैं? बिल्कुल साधारण हैं और गहने पहने हुए हैं, इस प्रकार के। तो आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मध्य पाषाण युग के अंदर जो चित्र मिले उनकी विशेषता लिखो। तो आपको ये विशेषता ये लिखनी पड़ेगी कि आदि मानव किस प्रकार का है, किस प्रकार के चित्र हमको दिखाई देते हैं। तो कपड़े साधारण पहने हैं, गहने पहने हुए भी दिखाए हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको।
आगे लिखा है कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। ऐसे चित्र भी हैं जिसमें मनुष्य सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा लिखा है कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, जिसके हाथी प्रजाति का जीव है, जिसके 12 सिंग हैं। आपने देखा होगा कभी टीवी में और किसी जगह पर। ऐसे ही हिरण जैसा जानवर होता है, इसके ऊपर 12 सिंग होते हैं, वो 12 सिंगा। 12 सिंग कोई ऐसे 12 निकले नहीं होते हैं। देखो सिंग तो शरीर से ऐसे ऐसे कोई शरीर से तो 2 ही सिंग निकले होते हैं, फिर उसको ऐसे करके ऐसे 12 हो जाते हैं। फिर कितने हो जाते हैं? 12। ठीक है, ऐसे जो 12 सिंग वाले हैं, इस प्रकार को जानवरों को 12 सिंगा कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 6 भी इधर, तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ऐसे किसी जानवर के ऊपर सिंग दिखाई देना तो उसको 12 सिंगा कहते हैं। हाँ, सिंगों की संख्या कितनी है वहाँ? 12। तो इसके अलावा हिरण, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी, ऐसे जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया है। हमें मध्यकाल के अंदर जो चित्र मिले हैं मध्यपाषाण काल में, वो उन चित्रों में हमें किन किन जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं, तो इन सभी जानवरों के चित्र हमको मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। फिर लिखा है कि मध्यपाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। इस काल के जो कलाकार है वो जानवरों को बनाना बहुत बढ़िया लगता है उनको, और उन्होंने विशेषकर बनाए हैं। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्र बने हैं जिसके अंदर जानवर का जो मनुष्य है वो पीछा कर रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, और कुछ और चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। कोई ऐसे भी चित्र है जहाँ मनुष्य जानवर के पीछे भाग रहा है, किसी जानवर के पीछे, और उसका शिकार करने के लिए भी कोई पीछे भाला वगैरह लगाया हुआ है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्य को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है। ऐसे भी चित्र है जिसमें मनुष्य जानवर से डर रहा है, क्योंकि बड़े जानवर भी काफ़ी थे, उनसे डरते हुए दिखाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द्य मतलब मित्रता का भाव भी प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। ऐसे भी चित्र हैं जिसमें मनुष्य जानवर के प्रति प्रेम या प्यार रख रहा है, उसके प्रति मित्रता और भाईचारे का भाव रखता वह बताया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेर हैं। बहुत सारे चित्र हैं जिनमें केवल जानवर ही जानवर बने हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जो अपनी कॉपी में लिखेंगे, एक तो ये लिखेंगे कि कुछ चित्रों में जंगली जानवर बने हैं, और ये आपको बिल्कुल सिंपल याद भी हो जाएगा कैसे कैसे चित्र बने हैं, जानवरों के नाम लिखने हैं। ठीक है, और पक्षियों के भी यहाँ तक आपको ये लाइन लिखनी है, और एक लाइन ये भी लिखना है कि मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करते हुए शिकार करते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य का प्रेम और भाईचारे का जो भाव है वो भी दिखाई देता है। ये जो लाइनें अंडरलाइन की है ये आपको अपनी कॉपी में वीडियो को रो करके लिखनी है बढ़िया राइटिंग में, और पढ़ना है, इस बातों को याद करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। आज इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस वीडियो की बात कर ली सब्जेक्ट की, अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही।